आज हम 1857 की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई तो क्यों हुई। तो सबसे पहले तो साथियों अपने को ये ध्यान रखना जरूरी है कि कोई भी ऐतिहासिक घटना जो होती है ना, ऐतिहासिक घटना की जब तक हम उसकी पृष्ठभूमि नहीं जान लेते तब तक उस टॉपिक को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो 1857 की क्रांति हुई तो क्यों हुई, उसके पृष्ठभूमि में क्या चल रहा था, किस वजह से जो है ये प्रॉब्लम आई, तो ये सारी चीजें अपन इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति को पढ़ने से पहले अपन पृष्ठभूमि देखेंगे कि किस प्रकार 1707 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और प्रांतीय जो राज्य थे, रियासतें थी, वो अलग अलग हो गई थी। उन पे किसी सर्वोच्च सत्ता का कोई नियंत्रण नहीं था, एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में क्या होता है, इसके बाद में देखिए सर्वोच्च सत्ता का जब अभाव होता है तो दूर की जो अन्य शक्तियां हैं वो प्रभाव जमाती हैं। राजस्थान में 1834 में जो है मराठा आक्रमण होता है पहली बार। जयपुर के सवाई जयसिंह के हस्तक्षेप के बूंदी की रियासत में जो हस्तक्षेप हुआ उसको अपन देखेंगे। इसके बाद में जब मराठों के आक्रमण के बाद में राजस्थान की रियासतें एक साथ मिलके कुछ ऐसा करना चाहती हैं जिससे मराठा और पिंडारियों का आक्रमण दोबारा राजस्थान में नहीं हो, तो हुरडा नामक, भीलवाड़ा में हुरडा नामक स्थान पे एक सम्मेलन आयोजित करवाया जाता है, लेकिन वो भी असफल होता है। और किस प्रकार जो है 1857 की क्रांति का मार्ग प्रशस्त होता है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। सहायक संधियों की बात भी थोड़ा बहुत करेंगे इसमें, लेकिन अब चलते हैं। देखिए मेन पॉइंट जो है वो देखिए, राजस्थान में मराठों का प्रवेश नहीं होता तो राजस्थान की रियासतों को अधीनस्थ संधियां अंग्रेजों के साथ शायद नहीं करनी पड़ती। तो राजस्थान में सबसे पहले मराठों का जो प्रवेश होता है उस घटनाक्रम को जब तक अपन नहीं देखेंगे तब तक इस 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि को समझ पाना मुश्किल है। देखिए बूंदी में सबसे पहले राजस्थान में मराठों और पिंडारियों का प्रवेश हुआ था। परिस्थिति क्या थी वो आपको देखना है। देखिए यहां पे की पॉइंट्स के माध्यम से मैंने आपको इस पॉइंट को समझाने की कोशिश की है। जयपुर में शासक बैठे हैं सवाई जयसिंह, बूंदी में है बुद्ध सिंह, और आपको एक कैरेक्टर और ध्यान रखना है, करवड़ के जागीरदार सालिम सिंह और उसका पुत्र है दलेल सिंह। होता क्या है एक्चुअली में कि जयपुर के जो शासक हैं सवाई जयसिंह जी, सवाई जयसिंह जी के एक पुत्री है, बहन है। पहले आपको बहन के बारे में ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट मैं कर लेता हूं। जयपुर के जयसिंह के बहन है अमर कुंवरी, ठीक है। इस अमर कुंवरी की शादी कर देते हैं जयसिंह जी बुद्ध सिंह, बूंदी के हाड़ा शासक है बुद्ध सिंह। तो बुद्ध सिंह के साथ अमर कुंवरी की शादी कर देते हैं। अमर कुंवरी कौन है? जयसिंह की बहन है। जयसिंह ने अपनी बहन अमर कुंवरी की शादी की बूंदी के हाड़ा शासक बुद्ध सिंह, ठीक है, शादी हो गई। शादी होने के काफी दिनों बाद तक बुद्ध सिंह और अमर कुंवरी की कोई संतान उत्पन्न नहीं होती। संतान जब उत्पन्न नहीं होती तो सवाई जयसिंह जी जो हैं वो बुद्ध सिंह जी को एक सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं कि बुद्ध सिंह जी आप वृद्ध होने वाले हैं, आपके वंश को आगे चलाने वाला कोई है नहीं, तो आप एक काम कीजिए, करवड़ के जागीरदार जो सालिम सिंह जी थे वो इन बुद्ध सिंह जी के भाई थे। सालिम सिंह जी के 3 पुत्र थे और सालिम सिंह जी के जो सबसे छोटे पुत्र हैं दलेल सिंह। तो जयसिंह जी बुद्ध सिंह जी को यह सलाह देते हैं कि आप दलेल सिंह को गोद ले लो और अपना राजगद्दी उनको दे दो। बुद्ध सिंह जी को यह बात पसंद आई, सलाह पसंद आई, और बुद्ध सिंह ने अपने भाई सालिम सिंह जो करवड़ के जागीरदार थे उनके पुत्र, तृतीय पुत्र जो सबसे छोटा पुत्र है दलेल सिंह को गोद ले लिया और दलेल सिंह को बूंदी का शासक इन्होंने बना दिया। एक बार दोबारा देखो, जयसिंह के बहन है अमर कुंवरी,
अमर कुंवरी की शादी कर देते हैं जयसिंह बूंदी के हाड़ा शासक बुद्ध सिंह के साथ। बुद्ध सिंह और अमर कुंवरी के काफी दिनों तक कोई संतान नहीं होती, तो जयसिंह, जयपुर के सवाई जयसिंह ने अपने बहनोई बूंदी के बुद्ध सिंह जी को सलाह देते हैं कि करवड़ के जागीरदार जो सालिम सिंह जी हैं, जो उनके भाई हैं, उनके सबसे छोटे पुत्र दलेल सिंह जी, तो दलेल सिंह को आप अपना उत्तराधिकारी बना दो, गोद ले लो और उसको राजा बना दो। ठीक है, दलेल सिंह, बुद्ध सिंह ने दलेल सिंह को गोद ले लिया और उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अब ये तो आपका जो बूंदी मामला है, मराठों का प्रथम प्रवेश का प्रथम चरण पूरा होता है। अब ये जयसिंह जी ने बुद्ध सिंह को जो सलाह दी थी दलेल सिंह को गोद लेने की, उसके अंदर जब अपन डेप्थ में जाते हैं तो उसका प्लान पहले ही कुछ अलग था। जयसिंह बहुत विद्वान और कुटिल राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने कुछ ना कुछ सोच के ये सलाह बुद्ध सिंह को दी थी। तो जयसिंह ने जैसे ही बुद्ध सिंह को सलाह दी, बुद्ध सिंह मान लेते हैं और इसके बाद में जयसिंह की एक पुत्री है, जयसिंह की पुत्री का नाम था चंद्र कुंवरी। जयसिंह ने इन चंद्र कुंवरी की शादी कर दी यहां पे करवड़ के जागीरदार सालिम सिंह के पुत्र, तृतीय पुत्र दलेल सिंह के साथ। इसका मतलब ये हो गया अब बुद्ध सिंह जयसिंह के बहनोई हैं और दलेल सिंह जयसिंह के बेटी के पति अर्थात जमाई हो गई। यहां पे दलेल सिंह के साथ जैसे ही चंद्र कुंवरी की शादी होती है, इसके कुछ दिन बाद ही बुद्ध सिंह और जो अमर कुंवरी है अर्थात बुद्ध सिंह के बहन के एक पुत्र पैदा होता है, उम्मेद सिंह। पहले दलेल सिंह राजा हैं क्योंकि बुद्ध सिंह ने दलेल सिंह को गोद ले लिया है। अब जब बूंदी के शासक बुद्ध सिंह और कछवाहा रानी अमर कुंवरी के संतान पैदा हो जाती है, तो आप बताइए उस समय कौन शासक बने? तो शासक तो उम्मेद सिंह को बनना है। अब जयसिंह जी नहीं चाहते कि उम्मेद सिंह कौन है? उम्मेद सिंह बुद्ध सिंह और अमर कुंवरी की संतान है, इन दोनों की संतान है ये। तो उम्मेद सिंह को राजा बनाना चाहती है अमर कुंवरी, और बहन तो अपने पुत्र को बनाना चाहती है और भाई अर्थात जयसिंह अपने जमाई को राजा बनाए रखना चाहते हैं। तो दोनों के बीच में अंतर्द्वंद होता है, कलह होता है। और उसी दौरान जब अमर कुंवरी जो है ये अपना पुत्र उम्मेद सिंह को उसका वास्तविक उत्तराधिकार का जो अधिकार है वो नहीं दिला पाती, तो अमर कुंवरी ने दक्षिण की तरफ निगाह की और दक्षिण में बैठे हैं आपके मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया। ठीक है, यहां पे जैसे ही उनको सूचना मिलती है, मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया जो हैं वो बूंदी पर आक्रमण करते हैं अप्रैल में। अप्रैल में बूंदी पर आक्रमण करने के बाद दलेल सिंह को गद्दी से हटा देते हैं और जो बुद्ध सिंह और चंद्र कुंवरी अमर कुंवरी की जो संतान है उम्मेद सिंह, जो वास्तविक राजा होना चाहिए था, उनको वो गद्दी नसी कर देते हैं। ठीक है, इतना मामला भी हो गया। इसके बाद में कुछ दिनों बाद में जो है जयसिंह जो है वो वापस दलेल सिंह को गद्दी पे बिठा देते हैं। उस समय फिर से बूंदी की जो महारानी है अमर कुंवरी, वो फिर से मराठों का सहयोग लेने का प्रयास करती है, लेकिन उस समय तक जयसिंह जो है मराठों के साथ सामान्य रिश्ते बना चुके थे, इसलिए मराठों का द्वितीय प्रवेश वहां पे नहीं हुआ। अब ये जो मामला होता है, इससे बड़ी समस्या होती है। सभी जो राजस्थान की रियासतें हैं उनको ये चिंता सताने लगी कि जब बूंदी में मराठों और पिंडारियों का आक्रमण हो सकता है तो उनकी रियासत में भी हो सकता है। इसलिए सभी रियासत, अभी जो अप्रैल में अप्रैल 1734 में बूंदी में मराठों का आक्रमण हुआ है और जो है दलेल सिंह को उन्होंने हटाया है,
तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सभी लोग भयभीत है कि मराठा और पिंडारी बहुत आक्रांता है, और जब वो आते हैं तो धन के अलावा उनको कुछ दिखता नहीं है। तो संपूर्ण राजस्थान की रियासतें चाहती हैं कि ये मराठों का आक्रमण राजस्थान में हो ही नहीं। तो इस क्रम में जो है वो अपने 17 जुलाई 1734 को आपके भीलवाड़ा में एक हुरडा नामक स्थान पे राजस्थान की लगभग सभी रियासतों के शासक वहां पे एकत्रित होते हैं और ये विचार करते हैं कि ये फैसला करते हैं कि बरसात ऋतु के समाप्त होते ही रामपुरा नामक स्थान पे वो लोग सब लोग एकत्रित होंगे और मराठों को भावी जो आक्रमण होंगे उनके विरुद्ध वहीं जाके उनको समाप्त किया जाएगा, ताकि ये संभावना खत्म हो जाए। अब ये हुरडा सम्मेलन क्या था उसका तो एक अलग से चैप्टर में अपन बात कर लेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि मराठा शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए, राजपूताना पर मराठों के संभावित आक्रमण को रोकने के लिए जयपुर के सवाई जयसिंह के प्रयासों से, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित सवाई जयसिंह हुए थे, 17 जुलाई 1734 की डेट आपको ध्यान रखनी है। हुरडा भीलवाड़ा में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको हुरडा सम्मेलन कहते हैं। हुरडा सम्मेलन के बारे में अपन किसी दूसरे वीडियो में अपन बात कर लेंगे, ठीक है। अब हुरडा सम्मेलन भी हो गया। कहां से शुरू हुआ? देखिए, सबसे पहले अपना जो मराठों का आक्रमण हुआ बूंदी रियासत पे अप्रैल 1734, उसकी परिणति हुई आपके हुरडा सम्मेलन के रूप में। हुरडा सम्मेलन जब असफल हो गया, इसके बाद में मराठा और पिंडारियों का आक्रमण लगातार राजस्थान की सभी रियासतों पर, लगभग सभी रियासतों पर होता रहा। सभी राजा और जो सरदार हैं बड़े परेशान हैं। तो उन मराठा और पिंडारियों के आक्रमण से खुद की रक्षा करने के लिए सहायक संधियां करते हैं अंग्रेजों के साथ। अब ये जो ब्रिटिश संधियां हैं, सहायक संधियां हैं, 1817 से लेके 1824 तक, 23 तक राजस्थान की लगभग सभी रियासतों ने संधियां कर ली, अधीनस्थ सहयोग की संधियां कर ली। इसमें आपको ज़्यादा कुछ जाना नहीं है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, चार्ल्स मेटकाफ के प्रयासों से ये संधियां हुई थी। राजस्थान की पहली जो रियासत थी वो आपकी करौली थी, जिसने ब्रिटिश जो रियासतें अधीनस्थ संधि की थी। और यदि प्रश्न ये पूछे कि राजस्थान की कौन सी रियासत है जिसने संपूर्ण शर्तों के साथ संधि की थी, तो वो फिर आपको कोटा बताना है। और इसमें करौली में आपको, करौली जो पहली रियासत थी, करौली के शासक हरबख्श पाल के बारे में भी आपको नाम थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि हरबख्श पाल ने जो है पहली बार राजस्थान में अधीनस्थ संधियां ब्रिटिश जो कंपनी है उसके साथ की थी। हरबख्श पाल का नाम ध्यान रखना है, करौली का ध्यान रखना है। प्रश्न ये पूछे कि सबसे पहले संपूर्ण जो शर्तों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन थी, तो वो आपको कोटा बताना है। और लास्ट जो है राजस्थान की कौन सी रियासत थी जिसने सबसे बाद में रियासत की, तो आपके वो सिरोही को बताना है। यहां तक आपका मामला कंप्लीट होता है। अब 1857 की क्रांति क्यों हुई उसके बारे में अपने को जानना है। तो एक तो सबसे पहले इसका कारण क्या रहा, तो कारण तो बैकग्राउंड में बहुत से चल रहे थे, जैसे सभी राजा भी परेशान थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बार बार उनको प्रताड़ित करती, कभी किसी मामले में कभी किसी मामले में। जैसे जयपुर में आपको पता है, जयपुर में सांबर को इन्होंने ले लिया था। प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के मामले में भी राजा इनसे, अंग्रेजों से प्रसन्न था। उधर आपका जो है मेवाड़ के जो मानसिंह जी हैं वो अंग्रेजों को कभी पसंद करते ही नहीं थे। तो बहुत सारे मामले ऐसे हैं। जयपुर में भटियाणी जो रानी माँ है उनके अधिकारों को कम कर दिया ब्रिटिश जो कंपनी ने, तो प्रजा में आंदोलन हो गया और मिस्टर ब्लैक को वहाँ पे ख़त्म कर दिया था। तो बहुत सारे मामले हैं। उधर आपके व्यापारी वर्ग भी जो है परेशान हैं, क्योंकि व्यापारियों को भी ये लोग परेशान करते थे और कई प्रकार के टैक्स आरोपण हो रहा था। सामान्य जनता तो परेशान थी ही थी। तो बहुत सारे मामले बैकग्राउंड में चल रहे हैं, लेकिन जो तात्कालिक कारण था उसका अपने को ध्यान रखना है। तात्कालिक कारण था धर्म के साथ छेड़छाड़, अर्थात चर्बी युक्त कारतूस जो थे वो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण और तात्कालिक कारण 1857 की क्रांति का बना।
1857 की क्रांति में जो एनफील्ड नामक जो बंदूकें थी, उनके स्थान पे जो आपको ब्राउन बेस बंदूकें लागू की गई, उनके कारतूस को काटने के लिए कारतूस में को मुंह से काटना पड़ता था और उसमें ऐसी धारणा बन गई थी, लोगों में अफवाहें थी कि ये जो कारतूस है उसमें जो एक चर्बी का प्रयोग हुआ है और वो चर्बी गाय और स्वर की है। अब गाय को हिंदू समाज पवित्र मानता है, स्वर को मुस्लिम समाज अपवित्र मानता है, तो दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी और वो चर्बी वाला कारतूस ही राजस्थान सहित संपूर्ण भारत में 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बना। बात करेंगे अपन 1857 की क्रांति के बारे में, उससे पहले अपने को कुछ डेट्स दिमाग में ध्यान रखना है। देखिए 1857 की क्रांति केवल ऐसे अनायास ही नहीं हो गई थी, उसकी पहले बैकग्राउंड में बहुत सारी तैयारियां हो रही थी। क्रांतिकारियों ने क्रांति के लिए सबसे पहले जो डेट फिक्स की थी 31 मई फिक्स की थी, लेकिन कुछ ऐसे कारण हुए कि 31 मई के बजाय 10 मई अर्थात 21 दिन पहले ही क्रांति फूट गई मेरठ छावनी में। मेरठ छावनी में जैसे ही 10 मई को क्रांति होती है, इस क्रांति की सूचना मिलती है भारत में, राजस्थान में माउंट आबू में लॉर्ड जो आप पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के गवर्नर जनरल हैं, सॉरी आपके पॉलिटिकल एजेंट हैं, एजीजी। तो राजस्थान के जो पैट्रिक लॉरेंस है उसको सूचना मिली 19 मई को। 19 मई को जो पैट्रिक लॉरेंस हैं वो माउंट आबू जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वहां पे थी। 19 मई के बाद में नसीराबाद छावनी में जो पहला आंदोलन राजस्थान में 1857 की क्रांति का पहला आंदोलन जो हुआ, पहली क्रांति जो हुई वो नसीराबाद छावनी में हुई थी 28 मई को। तो ये 4 डेट आपको ध्यान रखना है। 31 मई निर्धारित तिथि थी संपूर्ण भारत में। 10 मई को मेरठ छावनी में विद्रोह हुआ। मेरठ छावनी में हुए विद्रोह की सूचना राजस्थान के जो एजीजी है, लॉर्ड जो है आपका, उसका नाम है पैट्रिक लॉरेंस है, उनको 19 मई को सूचना मिली। और राजस्थान में यदि क्रांति की शुरुआत की डेट पूछी जाए तो वो आपको 28 मई ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा अपने जो इसका राजपूताना रेजिडेंसी के बारे में भी यहां पे अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में अजमेर में की गई थी। अजमेर में 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की और ये निर्धारित किया गया कि यहाँ पे एक अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी बैठेगा और उस अंग्रेज अधिकारी का जो पद नाम होगा वो एजीजी होगा, एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल यहाँ पे 1832 से बैठना शुरू हो जाता है। लॉर्ड कैनिंग के प्रयासों से राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी। 1845 की डेट भी आपको ध्यान रखनी है। 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना अजमेर में हुई थी, लेकिन आपको पता है अंग्रेज लोग यूरोपीय ठंडे देशों के निवासी होते हैं और यहाँ की गर्मी वो सहन नहीं कर पाते, इसलिए 1845 में इस समस्या का समाधान निकाला गया और ये निर्धारित किया गया कि जो माउंट आबू है, हिल स्टेशन, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, वहां पे माउंट आबू में ग्रीष्मकालीन राजधानी का संचालन किया जाएगा। तो 1832 में आपका कार्यालय राजपूताना रेजिडेंसी बनी। एजेंट टू गवर्नर जनरल इसका पदनाम रखा गया। 1845 में माउंट आबू में ग्रीष्मकालीन राजधानी का निर्धारण भी हो गया। अब आपको यहाँ पे ये एजेंट टू गवर्नर जनरल के बारे में 4 फैक्ट आपको ध्यान रखना है। देखिए राजस्थान का जो पहला गवर्नर जनरल था उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का पहला गवर्नर जनरल है आपका लोकेट। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय कौन थे?
पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के जो एजीजी हैं, एजेंट टू गवर्नर हैं, वो हैं लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं। इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है, जॉर्ज वान वेले का नाम भी आपको इसमें ध्यान रखना है। जॉर्ज वान वेले जो हैं वो राजस्थान के अंतिम गवर्नर जनरल हैं, ये लास्ट हैं। और हीराचंद रूपचंद शिवदसानी, यहां मैं साइड में लिख देता हूं जॉर्ज वान वेले, ये जॉर्ज वान वेले यहां लिख देता हूं मैं, जॉर्ज वॉन वेले, ये राजस्थान के अंतिम गवर्नर जनरल हैं, ब्रिटिश गवर्नर जनरल। और यदि बात करें राजस्थान के या स्वतंत्र भारत के अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, तो वो आपको हीरानंद रूपचंद शिवदसानी, हीरानंद रूपचंद शिवदसानी का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है। लोकेट आपके पहले गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय थे। जॉर्ज वॉन वेले राजस्थान के अंतिम एजेंट टू गवर्नर जनरल। और हीराचंद रूपचंद शिवदसानी के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये राजस्थान के प्रथम और अंतिम भारतीय जिसको एजेंट टू गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी छावनियां थी, इसके बारे में अपने को ध्यान रखना है। तो राजस्थान में उस समय 1857 के क्रांति के समय 6 छावनियां थी। इन 6 छावनियों के जिले अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, और कौन सी सैनिक छावनी में कौन सा जो है सैनिक टुकड़ी रहती थी, और उस सैनिक छावनी से संबंधित कोई एक्स्ट्रा फैक्ट जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन सकता है, उसके बारे में भी अपने को ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि 6 छावनियां कौन कौन सी थी। तो आपको ये सबसे पहले आपकी जो पहली सैनिक छावनी थी खेरवाड़ा, दूसरी आपकी एरिनपुरा, तीसरी आपकी नसीराबाद, चौथी आपकी नीमच, पांचवी है आपकी ब्यावर, और छठी है आपकी देवली। अब ये कौन से जिले में स्थित थी, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। देखिए, खेरवाड़ा जो है वो आपकी थी उदयपुर में, खेरवाड़ा जो सैनिक छावनी थी वो आपकी उदयपुर में थी। एरिनपुरा सैनिक छावनी थी आपकी पाली में। ठीक है, खेरवाड़ा उदयपुर में, एरिनपुरा पाली में। नसीराबाद आपको पता है, नसीराबाद और ब्यावर दोनों आपके अजमेर में थे, ब्यावर भी अजमेर में थी। नीमच को आपको ध्यान रखना है, ये राजस्थान में नहीं थी, ये एमपी में थी। और देवली जो है वो आपके टोंक में थी। इनको अच्छे से आपको ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। खेरवाड़ा जो है उदयपुर में थी, एरिनपुरा पाली में थी, नसीराबाद अजमेर में थी, नीमच एमपी में, ब्यावर अजमेर में, और देवली टोंक में। अब यहाँ पे कुछ सैनिक टुकड़ियां थी, उन सैनिक टुकड़ियों के बारे में भी अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं। तो खेरवाड़ा में देखिए भील कोर थी, सैनिक टुकड़ी का नाम था भील कोर। एरिनपुरा आपके जोधपुर में आता है, तो आप ये देखिए जोधपुर लीजियन यहां थी, जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम था जोधपुर लीजियन। अजमेर की जो नसीराबाद छावनी है उसमें थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। नीमच जो है वो कोटा के अधीन थी, तो यहां पे कोटा कंटिंजेंट आपकी जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम था कोटा कंटिंजेंट। ब्यावर में आपके जो वो थी सैनिक टुकड़ी, उसको मेर रेजिमेंट के नाम से
पुकारा जाता था, मेर रेजिमेंट, ठीक है। और देवली टोंक जो है उसमें भी आपका कोटा कंटीजेंट नाम से रियासत थी, कोटा कंटीजेंट नाम की सैनिक टुकड़ी थी। अब आपको यह ध्यान रखना है, देखिए 6 आपकी छावनियां होगी, खैरवाड़ा, एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर और देवली। खैरवाड़ा उदयपुर में है, एरिनपुरा पाली में है, नसीराबाद अजमेर में, नीमच एमपी में, ब्यावर अजमेर में और देवली टोंक में। सैनिक टुकड़ियों के बारे में मैंने बताया आपको, खैरवाड़ा में जो सैनिक टुकड़ी थी वो वहां पे भील कोर थी, एरिनपुरा में आपकी जोधपुर लीजियन थी, नसीराबाद में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, साथ ही 30वीं नेटिव इन्फेंट्री और बॉम्बे लॉन्सर्स नाम की जो वहां पे पहले से ही विराजित सैनिक टुकड़ियां थी। नीमच में कोटा कंटिजेंट नाम की सैनिक टुकड़ी थी, ब्यावर में मेर रेजिमेंट थी और कोटा में ये देवली टोंक में कोटा कंटिजेंट नाम की सैनिक टुकड़ी थी। अब यहाँ पे कुछ विशेष बातें आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो 6 सैनिक छावनियां हैं उसमें केवल 4 सैनिक छावनियों में ही 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो कौन सी 2 ऐसी सैनिक छावनियां थी जो सैनिक छावनी होने के बावजूद उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया? और भाग नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, क्या रीजन था उसका? उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो रीजन यदि आप उसका जान लोगे कि ये 2 जो सैनिक छावनियां हैं उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया तो उसकी क्या वजह थी, यदि आप ये कारण जान लेते हैं तो आपको ये प्रश्न याद करने में, आपको ये 1857 की क्रांति को समझ पाने में आपको आसानी रहेगी। देखिए, जब अपन ने 1857 की क्रांति के बारे में हल्का सा देखा था, उसके कारणों के बारे में, तो ज़्यादा कुछ डेप्थ में अपन नहीं गए थे। तात्कालिक कारण के बारे में बात की थी कि तात्कालिक कारण यही था कि अंग्रेज लोग भारतीयों के धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, ऐसा भारतीयों का मान्यता थी। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का धर्मार्थी हो, धर्मावलंबी हो, वो अपने धर्म के साथ कभी भी छेड़खानी पसंद नहीं करेगा। कारतूस वाली जो बात है जिसमें गाय और स्वर की चर्बी लगी हुई होने की जो अफवाहें चल रही थी, इस वजह से मतलब ज़्यादातर जो जन समुदाय हैं, ज़्यादातर जो रेजिमेंट्स हैं, उनके सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध हुए। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे कौन सी 2 ऐसी रेजिमेंट हैं जो मांसाहार करती होंगी। देखिए, एक तो भील लोग आमतौर पे मांसाहार से परहेज नहीं करते, तो इसका मतलब एक तो उदयपुर खेरवाड़ा की जो आपकी वो है रेजिमेंट है, वो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेगी, भाग नहीं लिया, ठीक है। दूसरा देखिए, आपका मेर लोग जो हैं वो मेर लोग भी मांसाहार से परहेज नहीं करते, तो इसने भी भाग नहीं लिया। तो इसका मतलब 6 जो सैनिक छावनियां हैं, इसमें 2 सैनिक छावनियां, एक ब्यावर की मेर रेजिमेंट और खेरवाड़ा की भील कोर, इन दोनों ने भाग नहीं लिया था। इसमें थोड़ा सा आपको ये और ध्यान रखना है कि राजस्थान की सबसे बड़ी जो है रियासत थी, ये आपकी सैनिक टुकड़ी थी, वो आपकी नसीराबाद थी, और सबसे छोटी जो सैनिक टुकड़ी थी वो आपकी देवली छावनी थी, वो देवली थी सबसे छोटी। और नसीराबाद की जो है वो सबसे बड़ी है। इस प्रकार जो है वो राजस्थान की जो 6 छावनियां हैं वो आपको यहां पे पूरी होती हैं। एक बार इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या इसकी जो पीडीएफ है वो आपको ऐप पे मिल जाएगी। आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय कुछ जो आपकी छावनियां हैं उनके पॉलिटिकल एजेंट्स भी आपको ध्यान रखना है, और उस रियासत में कौन सा राजा था इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखिए, अपन जयपुर की बात करें, जो मुख्य 4 रियासतें हैं उनके बारे में अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं।
जयपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था ईडन। जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट का नाम था ईडन। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन। ठीक है, जयपुर में ईडन, कोटा में बर्टन, उदयपुर में सॉवर्स। ठीक है, जयपुर में ईडन, कोटा में बर्टन, उदयपुर में सॉवर्स, और जोधपुर में थे आपके मैक मोशन, मैक मेसन। ये तो हो गए आपके पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, इधर आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है, भरतपुर के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। भरतपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मोरिसन। प्रतापगढ़ में आपके थे मेजर रोक। और सिरोही में थे आपके जेडी हॉल। एक बार दोबारा देखिए, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट जो थे वो ईडन थे, कोटा में मेजर बर्टन थे, उदयपुर में सोवर्स थे, जोधपुर में मैकमेसन थे, भरतपुर में मैरिसन, प्रतापगढ़ में मेजर रॉक और सिरोही में जेडी हॉल। अब साथ साथ अपने को इन जो रियासतें हैं उन रियासतों में के जो राजा हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये संबंधित करके यदि अपन इनको पढ़ेंगे तो थोड़ी समझने में आसानी रहेगी। तो जयपुर के शासक हैं उस समय राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय जयपुर के शासक हैं। कोटा के शासक भी राम सिंह द्वितीय हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है यहां पे रावल राम सिंह है और यहां सवाई राम सिंह है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है उदयपुर के जो शासक हैं वो आपके स्वरूप सिंह हैं। उदयपुर के शासक हैं स्वरूप सिंह। जोधपुर के शासक हैं तख्त सिंह। तो ये चार शासकों के बारे में भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जयपुर में ईडन पॉलिटिकल एजेंट है और राम सिंह द्वितीय जो है वो आपके शासक हैं। कोटा में मेजर बर्टन आपके पॉलिटिकल एजेंट हैं और राम सिंह द्वितीय आपके शासक हैं। उदयपुर में सावर्स और स्वरूप सिंह को ध्यान रखना है। जोधपुर में तख्त सिंह और मैकमेसन को ध्यान रखना है। भरतपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही में केवल आपको पॉलिटिकल एजेंट का नाम याद रखना है। भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मोरिसन, प्रतापगढ़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर रॉक और सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट हैं आपके जेडी हॉल। अब अपन बात करते हैं नसीराबाद में जो राजस्थान की सबसे पहली क्रांति हुई नसीराबाद, उसके बारे में अपन देखते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं राजस्थान में 1857 की पहली क्रांति। 1857 की क्रांति जो है राजस्थान में सबसे पहले नसीराबाद में हुई 28 मई 1857। तो 28 मई को घटना जो हुई है उससे पहले अपन ने जो है दो तीन जो डेट्स मैंने आपको बताई थी उसके बारे में एक बार फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा ये चीज़ रिवाइव हो सके। देखिए 31 मई के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो क्रांति की डेट थी वो 31 मई निर्धारित की गई थी, लेकिन 31 मई से ठीक 21 दिन पहले 10 मई को ही मेरठ की छावनी में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, 10 मई में को जब मेरठ में क्रांति होती है उसके 9 दिन बाद अर्थात 19 मई को राजस्थान में इसकी सूचना मिलती है। अभी राजस्थान में सूचना किसको मिलती है, कहाँ मिलती है? देखिए 19 मई को राजस्थान के जो एजीजी हैं जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कहाँ है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये अपने एजीजी हैं राजस्थान के, और ये एजीजी वर्तमान में बैठे हैं माउंट आबू में।
क्योंकि मई का महीना है, ये माउंट आबू में बैठे हैं। 19 मई को जैसे ही जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को क्रांति की सूचना मिली कि मेरठ में क्रांति फूट गई है, क्रांति हो चुकी है, तो सबसे पहले उनको जैसे ही सूचना मिली, सबसे पहले उनके दिमाग में एक ही बात क्लिक करती है। क्या करती है? अजमेर की तरफ उनकी नजर जाती है। अब ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि 1845 में ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में माउंट आबू को स्थापित किया गया था, और मई का महीना है, गर्मियां हैं। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो हैं वो आपके हैं क्या है, एक अंग्रेज हैं, यूरोपीय हैं, गर्मी ज़्यादा लगती है, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में ये यहाँ कार्य कर रहे थे। जैसे ही 19 मई को इनको सूचना मिली, सबसे पहले इनकी नज़र गई अजमेर की तरफ। अजमेर की तरफ नज़र क्यों गई, उसकी एक वजह थी। देखिए, अजमेर में उनका आयुधालय है, उनका कार्यालय है, उनका शस्त्रागार है, सब कुछ यही है। इस अजमेर के किले को मैगजीन का दुर्ग इसी वजह से कहते थे। यहाँ पे अंग्रेजों का प्रधान कार्यालय था। एजीजी आमतौर पे यहीं बैठता था, ग्रीष्मकालीन कार्यालय माउंट आबू के अतिरिक्त। तो इस अजमेर में हाल ही में एक इन्फेंट्री आई है, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। कहाँ से आई है? यहाँ से आई है ये मेरठ से ट्रेनिंग के बाद अभी 3-4 महीने पहले ही, 4 माह पहले ही राजस्थान में आई है। तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के बारे में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस भयभीत हैं। क्यों भयभीत हैं? उन्होंने ये सोचा कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री मेरठ छावनी से होके आई है, तो हो सकता है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री में भी क्रांति के बीज विद्यमान हो सकता है कि ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री यदि अजमेर पे आक्रमण कर दे, यदि वो आयुधालय पे, तोपों पे अधिकार कर ले, तो राजस्थान में अंग्रेजों का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्रांति को दबा पाना मुश्किल हो जाएगा, और अंग्रेजों की जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जैसे ही पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई को मेरठ की क्रांति की सूचना मिलती है, वो तुरंत एक आदेश प्रसारित करते हैं कि अजमेर की जो छावनी है, 15वीं जो सैनिक टुकड़ी है, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को भैया नसीराबाद भेज दो, अजमेर से निकालो इनको। तो इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को कहां भेज दिया जाता है? नसीराबाद में। नसीराबाद में इनको भेज दिया जाता है। नसीराबाद में भैया एक तो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री और एक बॉम्बे लॉन्सर्स पहले ही यहां पे, बॉम्बे लॉन्सर्स यहां पहले से ही विद्यमान है। जैसे ही 15वीं नेटिव इन्फेंट्री यहां पे आती है, तो उन पे सर्विलेंस रख देते हैं। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने गुप्त रूप से ये निर्देश दिए थे कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री पर सूक्ष्म नजर बनाए रखें और उन पे पहरेदारी लगवा दें। होता क्या है कि बॉम्बे लॉन्सर्स जो सबसे विश्वसनीय सैनिक टुकड़ी थी, उस बॉम्बे लॉन्सर्स को इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री पर पहरेदारी शुरू करवा दी। ठीक है, इसके अलावा ये भी ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि डीसा से एक सैनिक टुकड़ी और मंगा ली। अजमेर की मेर जो रेजिमेंट है, मेर रेजिमेंट, 2 मेर रेजिमेंट मंगवा ली। इसके अलावा देखिए, जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट हैं मेक मेसन, उन मेक मेसन ने भी एक अश्वारोही सैन्य टुकड़ी भेजी कलराज सिंघवी के नेतृत्व में, कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में, कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी भेज दी। ये सारा काम क्यों हो रहा है? साथ ही एक यूरोपीय सैनिक टुकड़ी की भी मांग कर ली कि भाई यहाँ पे आंदोलन हो सकता है,
यहाँ पे क्रांति प्रस्फुटित हो सकती है तो एक यूरोपीय सैनिक टुकड़ी भी यहाँ पे होनी चाहिए। आपको पता है 1857 की क्रांति के समय लगभग 5000 सैनिक इन 6 छावनियों में थे, तो यूरोपीय सैनिक टुकड़ी की भी मांग कर ली और इन पे जो चारों तरफ जो नसीराबाद का जो परकोटा है उसके चारों तरफ तोप तान दी गई। अर्थात ब्रिटिश जो अधिकारी हैं जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो एजीजी हैं उनको पूरा विश्वास था कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री में क्रांति के बीज विद्यमान है और ये समय की बात है कि कब क्रांति हो, बाकी क्रांति ये लोग जरूर करेंगे। इसलिए ये सारा जो है तामझाम चल रहा है। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक हैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा भयभीत हैं और उनको ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। बात है 27 मई की। 27 मई में को आपके एक सैनिक हैं बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह ने प्रीचार्ड से यह प्रश्न पूछा कि क्या क्रांतिकारियों की दमन करने के लिए क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए यूरोपीय सैनिक टुकड़ी बुलाई गई है। तो प्रीचार्ड इसका सही उत्तर नहीं दे पाते, प्रीचार्ड मौक हो जाते हैं। इसलिए बख्तावर सिंह को ये बात कन्फर्म हो जाती है कि निश्चित रूप से ये लोग हमारे साथ कुछ गलत करने वाले हैं। इसलिए 28 मई को आंदोलन हो जाता है। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में आंदोलन कर दिया जाता है नसीराबाद छावनी में और 2 सैनिक हैं आपके न्यूबरी और स्पोटिस। न्यूबरी और स्पोटिस, इन दोनों सैनिकों को मार दिया जाता है। पेनी नामक एक जो अंग्रेज है वो भागता हुआ हार्ट अटैक से मर जाता है और प्रीचार्ड जो है प्रीचार्ड यहां से भागकर ब्यावर की तरफ चले जाते हैं। ब्यावर की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि अभी अपन ने बात की कि एक तो क्या है कि ब्यावर में मेर रेजिमेंट है, मेर रेजिमेंट के एक विश्वसनीय सैनिक टुकड़ी थी, इसलिए उसकी निष्ठा पे कोई संदेह अंग्रेजों को नहीं था। दूसरा जो लॉर्ड आपके पैट्रिक लॉरेंस हैं उन्होंने एक यूरोपीय सैनिक टुकड़ी की मांग की थी जो दिल्ली से आने वाली थी। ब्यावर दिल्ली मार्ग पे स्थित है और वहां पे उनको ये आश्वस्त थे कि यदि कुछ गलत भी होगा तो जो यूरोपीय सैनिक टुकड़ी आएगी उसी मार्ग से आएगी, वो हमें बचा लेगी। इसलिए प्रीचार्ड भाग के ब्यावर की तरफ चला जाता है। सारे जो क्रांतिकारी हैं वो क्रांतिकारी यहां से निकलते हैं और दिल्ली की तरफ निकल जाते हैं। बाद में आपके हीथकोट और वॉल्टर नाम के 2 अंग्रेज हैं, हीथकोट और वॉल्टर, ये दोनों क्रांतिकारियों का पीछा करते हैं, लेकिन क्रांतिकारी उनके गिरफ्त से बाहर रहते हैं और वो दोनों असफल रहते हैं। इस प्रकार जो है वो नसीराबाद की छावनी आपकी पूरी होती है। चलिए अब बात करते हैं भरतपुर की क्रांति की। 1857 में जो भरतपुर में क्रांति हुई थी वो 31 मई को हुई थी। एक बार फिर से डेट्स को रिमाइंड कर लेते हैं। देखिए 30 मई को क्रांति की डेट फिक्स की गई थी। इसके बाद में आपका 10 मई 31 मई को डेट फिक्स की थी। 10 मई को मेरठ छावनी में विद्रोह होता है। इसके 9 दिन बाद में राजस्थान में माउंट आबू पे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो पॉलिटिकल एजेंट हैं, अपने एजीजी हैं, एजेंट टू गवर्नर जनरल हैं, उनको पता चलता है। इसके बाद में 27 मई को आपको बख्तावर सिंह की घटना होती है नसीराबाद में। 28 मई को नसीराबाद में घटना क्रांति हो जाती है, 28 मई को, ठीक है। और फिर 30 मई को आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, नसीराबाद में जो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी वो 30 मई को शामिल हो जाती है। हालांकि जो क्रांति की थी वो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने 28 मई को की थी, लेकिन जो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी 30 मई को इसमें शामिल हो गई थी। इसके बाद में उसके अगले दिन जो है भरतपुर में क्रांति होती है।
भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो मोरिसन है, और विद्रोह यहाँ पे मेर और मेव लोगों ने किया। बस इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं देखना है। अगली जो महत्वपूर्ण क्रांति है वो नीमच की क्रांति होती है। राजस्थान में नीमच की क्रांति के बारे में अपन पढ़ने हैं, उससे पहले थोड़ा सा ये देख लें कि देखिए ये नीमच में 3 अक्षर हैं, तो 3 अक्षर का मतलब 3 जून, इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। तो नीमच की क्रांति होती है तीसरे नंबर पे 3 जून को। सबसे पहले 28 मई को नसीराबाद छावनी में होती है, इसके बाद में आपको 31 मई को भरतपुर में हो जाती है, और फिर 3 जून को आपकी नीमच में होती है। 3 जून से 6 जून के बीच, अर्थात 3 दिन की यह क्रांति है। अब देखिए क्या होता है कि ये नसीराबाद के बाद में नीमच में क्रांति होती है। उसकी एक वजह है कि देखिए सबसे पहले मेरठ में जो क्रांति हुई 19 मई को, माउंट आबू में स्थित जो पैट्रिक लॉरेंस है उसको पता चला, उन्होंने अजमेर में स्थित 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को ट्रांसप्लांट कर दिया था आपके नसीराबाद छावनी में। नसीराबाद छावनी और नीमच छावनी के बीच मात्र 120 मील की दूरी है, अर्थात नसीराबाद में जो घटना घटेगी वो नीमच तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा आखिर। तो जैसे ही नसीराबाद में जो क्रांति हुई उसके तुरंत बाद में नीमच में एक अधिकारी हैं एबोट। नीमच के अंग्रेज अधिकारी ने सारे जो सैनिक हैं उनको परेड के लिए एकत्रित कर दिया। एबोट ने उनको परेड के लिए एकत्रित किया और उनको ये कहा कि आप सब लोग कसम खाओ। बोला किस चीज की कसम खाएं? कि आप लोग अंग्रेजों के प्रति वफादार रहेंगे, इस चीज की कसम खाओ। किसने कहा? एबोट ने ये बात कही। सारे सैनिक परेड में हैं, उसी में एक सैनिक है मोहम्मद बेग नाम का। ये एक्चुअल में अवध का एक सैनिक है। अवध का सैनिक मोहम्मद बेग जो है वो, उसने एक प्रश्न पूछा कि बोला एबोट साहब आप जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दो आप। बोला क्या? कि आप ये बताओ आप लोग वफादार हैं क्या हम लोगों के प्रति? बोला कैसे? कि आप ये बताइए, अभी 1857 की बात चल रही है, 1856 में आपने अवध पर आरोप लगाया कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अपने रियासतों में मिला लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो क्या आपने जो वादा किया था कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे और आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो आप ये बताओ आपने जो किया वो सही है क्या? एबोट निरुत्तर हो जाते हैं। इसके बाद में मोहम्मद बेग और हीरालाल के नेतृत्व में नीमच में क्रांति हो जाती है 3 जून को। मोहम्मद बेग और हीरालाल के नेतृत्व में जो सैनिक उग्र होते हैं, काफी सारे सैनिकों को, अंग्रेज अधिकारियों को मार देते हैं। सोर्जेंट उसकी पत्नी और उसके बच्चों को मार देते हैं, अंग्रेजों के पीछे पड़ जाते हैं, उनके माल असबाब को लूट लेते हैं और अंग्रेजों को मारने के आतुर होते हैं। 40 अंग्रेज एक साथ निकलते हैं और वहां से भागते हैं। भागते हुए वो चित्तौड़ में एक गांव है, डूंगला गांव। कहां है? चित्तौड़ पहुंचते हैं। चित्तौड़ में गांव है डूंगला गांव, उस डूंगला गांव में वो पहुंच जाते हैं। एक किसान वहां पे खेती का काम कर रहा था, वहां जाके वो कहते हैं कि बाबा हमें बचाओ। तो ये किसान है रूंगा राम नाम के। तो रूंगा राम नाम के इस किसान ने 39 जो अंग्रेज सैनिक महिला पुरुष हैं उनको शरण दी, और स्वरूप सिंह जो मेवाड़ के शासक हैं, स्वरूप सिंह के पास सूचना पहुंचाई कि ऐसे ऐसे 40 अंग्रेज जो हैं भाग के आए हैं, नीमच में क्रांति हो गई है। स्वरूप सिंह को जैसे ही इस बात का पता चलता है, स्वरूप सिंह ने मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स को कहा कि आप सेना लेके जाइए और जो डुंगला गांव है वहां से उन सैनिकों को बचा के लेके आइए। सोवर्स वहां से जाता है और डुंगला गांव में जाके जो 40 अंग्रेज लोग हैं उनको सेना की सुरक्षा में लाता है, और यहाँ पे उनको विश्राम के लिए यहाँ पे जगह दी जाती है। पिचोला झील में जो जगमंदिर मंदिर है वहाँ पे उसको रखा जाता है 39 अधिकारियों को और कर्मचारियों को, अंग्रेज अधिकारियों को, और गोकुल चंद के देखरेख में उनको शरण प्रदान की जाती है। एक बार दोबारा देखिए, नीमच में 3 जून
1857 को क्रांति होती है। नीमच में क्रांति होने का कारण ये था कि ये नसीराबाद से ज़्यादा दूर नहीं थी। नसीराबाद में अभी 28 मई को क्रांति होती है। क्रांति होते ही नीमच पे उसका प्रभाव पड़ता है। नीमच के एक अंग्रेज अधिकारी हैं एबोट। एबोट ने सभी सैन्य टुकड़ी के सभी सदस्यों को, सभी सैनिकों को एकत्रित किया और वफादारी की शपथ खाने के लिए उनको पाबंद किया। लेकिन मोहम्मद बेग नामक एक अवध के सैनिक ने इसका प्रतिरोध किया और एबोट को प्रश्न किया कि सर, आप जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन क्या आप लोग हमारे प्रति, भारतीयों के प्रति, भारतीय रियासतों के प्रति, भारतीय राजाओं के प्रति, प्रिंसली स्टेट्स के प्रति आप लोग वफादार हैं? एबोट ने पूछा कि हम किस प्रकार वफादार नहीं हैं, हमने क्या ऐसा किया है जो आपको लगता है कि वफादार हम नहीं हैं? तो मोहम्मद बेग जो है उसने उदाहरण दिया कि अभी आपने 1856 में अवध पे कुशासन का आरोप लगाया और उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया, क्या आपका कदम सही था? इस बात का उत्तर एबोट के पास नहीं था। तो मोहम्मद बेग और हीरालाल नामक दो सैनिकों के नेतृत्व में नीमच में 3 जून को क्रांति हो जाती है। बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों को मारा जाता है। आपके सोर्जेंट अंग्रेज, उसकी पत्नी, उनके बच्चों को मार दिया जाता है। अंग्रेजों के माल असबाब को, उनके बंगलों को लूट लिया जाता है। और क्रांतिकारियों ने जब अंग्रेजों का पीछा किया, वहाँ पे जो भी निवास कर रहे थे अंग्रेज, उनका पीछा किया तो 40 अंग्रेज व्यक्तियों का एक जत्था बन के वहाँ से बच के निकलता है और चित्तौड़ पहुँचता है। चित्तौड़ में एक गांव है डूंगला गांव। डूंगला गांव में एक किसान अपना खेती का काम कर रहा था। रूंघाराम नाम किसान का था। रूंघाराम को जाके वो निवेदन करते हैं कि हमें आप शरण दो, हमें बचाओ। तो रूंघाराम ने उनको शरण दी और साथ ही मेवाड़ के जो शासक हैं आपके स्वरूप सिंह के पास इस बात की सूचना पहुंचाई। स्वरूप सिंह को जैसे ही सूचना मिलती है, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स को वो आदेश देते हैं कि आप सेना लेके डूंगला गांव जाइए और डूंगला गांव में उन अंग्रेज जो व्यक्ति हैं, अंग्रेज कर्मचारी हैं, सैनिक हैं, उनको आप बचा के लाओ। तो सोवर्स वहाँ जाते हैं। सोवर्स वहाँ जाके उन 40 अंग्रेजों को बचा के लाते हैं और ये पिछोला, उदयपुर में पिछोला झील में स्थित जग मंदिर में उनको गोकुल चंद के नेतृत्व में, उनकी देखरेख में उनको शरण प्रदान की जाती है। ठीक है, यहाँ तक सारा काम हो गया। सोवर्स उनको बचा के ले आता है और पिछोला झील में उनको जो जग मंदिर है उसमें शरण भी प्रदान कर दी जाती है। अब क्रांति का जो है वो तो करना है, पट्टाक्षेप करना है, उसको समाप्त करना है। 3 जून की क्रांति को 3 दिन के बाद ही दमन कर दिया जाता है सोवर्स के द्वारा। जैसे ही सोवर्स निकलते हैं नीमच के क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए, तो कोटा के मेजर बर्टन जो हैं वो उनके साथ आते हैं। जब कोटा की क्रांति अपन पढ़ेंगे, जन विद्रोह को पढ़ेंगे, उस समय वहाँ पे शक्ति शून्यता, वैक्यूम उत्पन्न है। इसलिए जयदयाल इत्यादि लोगों को वहाँ पे राजा राम सिंह को जो है कैद करने का मौका मिलता है। और ये सारा घटनाक्रम जब कोटा की अपन क्रांति पढ़ेंगे उस समय ये सारा देखेंगे। तो जो पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स हैं, सोवर्स आते हैं क्रांति का दमन करने के लिए। जैसे ही जाते हैं तब तक कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट हैं मेजर बर्टन, वो भी वहाँ पे आ जाते हैं और नीमच की क्रांति का दमन करते हैं सोवर्स और बर्टन। सोवर्स मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट हैं और बर्टन कोटा के पॉलिटिकल एजेंट हैं। दोनों मिलकर इसकी क्रांति का दमन कर देते हैं। इसके बाद में अब भी क्रांति का दमन तो हो गया है, लेकिन मेवाड़ के जो सैनिक हैं वो भी क्रांति को उद्यत हो गए थे। लेकिन मेवाड़ में एक सेनापति हैं, आपके स्वरूप सिंह जी के सेनापति हैं अर्जुन सिंह जी। तो अर्जुन सिंह ने क्या किया, जब आपके सेना में विरोध के स्वर उठने लगे तो उनको ऐसे लग रहा था कि वास्तव में जो अफवाहें हैं उनमें कुछ सच्चाई है। कौन सी अफवाहें? कि एक तो जो मैगजीन में चर्बी, स्वर और गाय की चर्बी की जो अफवाह है वो, और दूसरा जो भी आटा हमको खाने के लिए मिल रहा है उसमें हड्डियों का चूरा है। तो ये हड्डियों की चूरा की जो घटना है, चाहे वो अफवाह हो चाहे वो सत्य घटना हो,
तो इसको लेके मेवाड़ के सैनिक भी बड़े क्रोधित दिखाई दे रहे हैं। तो उनको विश्वास में लेने के लिए सोवर्स ने आपके जो अर्जुन सिंह जी हैं उनके सेनापति उनको भेजते हैं। अर्जुन सिंह वहाँ सेना में जाते हैं, उनके सामने में उसी आटे से वो रोटियां बनवाते हैं और उन रोटियों को खा के उनको जो सैनिक हैं उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि जो आपको आटे में हड्डी का चूरे वाली जो घटना है, अफवाह है, उस पर आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो मैं इसको कभी नहीं खाता, मैं एक प्रबल हिंदू हूँ, तो आप मेरे पे विश्वास कीजिए और इस प्रकार की जो है ना बातें आप न करें। अंग्रेजी शासन के प्रति हमें वफादार बने रहना है, इसी में अपना हित है। इस प्रकार ये आपकी नीमच की क्रांति पूरी होती है। मारवाड़ में जो है क्रांति के बारे में अपन बात करते हैं। तो मारवाड़ की जो क्रांति थी 1857 की क्रांति, वो 21 अगस्त और 23 अगस्त को इसकी डेट पूछी जा सकती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। 21 अगस्त और 23 अगस्त अलग अलग मैंने क्यों लिखी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए 19 मई को लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस को जब पता चला कि 10 मई को आपके मेरठ छावनी में विद्रोह हो चुका है। 10 मई के विद्रोह की सूचना 19 मई को माउंट आबू में बैठे हुए आपके लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस को पता चलता है। तो जैसे ही उनको पता चलता है वो अजमेर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन अजमेर जाने से पहले उन्होंने मारवाड़ के शासक तख्त सिंह को ये हिदायत दे दी कि भाई मेरा पुत्र जो है अलेक्जेंडर वो यही है और कुछ यूरोपीय मरीज लोग जो यहाँ पे स्वास्थ्य लाभ के लिए आए हुए हैं और कुछ और अंग्रेज यहाँ पे विराम कर रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। तो ये कह के लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस तो अजमेर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र जो है अलेक्जेंडर वहीं रहता है। मैं उसका नाम लिख देता हूँ, अलेक्जेंडर। ये आपके लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र हैं। तो अलेक्जेंडर यहाँ पे रहते हैं। अब परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि उस समय ये आपकी एरिनपुरा छावनी के 90 पूर्वीय सैनिक माउंट आबू में ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे। तो जैसे उनको पता चला कि लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस अजमेर के लिए निकल चुके हैं, क्रांतियां हो रही हैं, संपूर्ण भारत में क्रांति का बिगुल बज रहा है, तो उस स्थिति में जो 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी के 90 पूर्वीय सैनिकों ने माउंट आबू में विद्रोह कर दिया और अलेक्जेंडर और शेष जो अन्य अंग्रेज थे उनको मार के वो एरिनपुरा की तरफ निकल आते हैं 21 अगस्त को। तो यदि ये पूछे कि माउंट आबू में कब हुई थी, तो एरिनपुरा के ही छावनी के सैनिक थे, पूर्वीय सैनिक, जिन्होंने 21 अगस्त को आपके माउंट आबू में किया था। ठीक है। 23 अगस्त को जब ये लोग एरिनपुरा पहुंचे तो एरिनपुरा में इनका भव्य स्वागत हुआ और यहाँ पे भी क्रांति के बीज प्रस्फुटित हो गए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मारवाड़ में जो 1857 की क्रांति हुई, तख्त सिंह यहाँ के शासक हैं, मेक मेसन आपके पॉलिटिकल एजेंट हैं, एरिनपुरा यहाँ की छावनी है और जोधपुर लीजियन यहाँ की सैनिक टुकड़ी है, जिनको पूर्वीय सैनिक भी कहते हैं। आपके जो 21 अगस्त को की जो घटना हुई माउंट आबू में, उसको अंजाम देने के बाद में जो सैनिक हैं वो एरिनपुरा छावनी में आ जाते हैं। आसोपा के ठाकुर हैं शिवनाथ सिंह, आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह जी हैं, उनके नेतृत्व में सारे सैनिक जो हैं वहाँ पे विद्रोह करने के बाद कुशाल सिंह चंपावत जो अहुआ के ठाकुर हैं उनके यहाँ जाके शरण लेते हैं। कुशाल सिंह जी की एक यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सुगाली माता इनकी आराध्य देवी थी, जिनको 18 हाथ और 18 मुंह और 54 हाथों वाली देवी कहा जाता है। और ये 1857 की क्रांति की देवी के रूप में प्रसिद्धि इनकी प्राप्त हुई। 1857 की क्रांति की देवी सुगाली माता, ये कुशाल सिंह की आराध्य देवी थी। और जो भी क्रांतिकारी लोग यहाँ पे जाते थे, आपके अहुआ में आते थे,
तो उनको ये दर्शन, कुशाल सिंह जी उनके दर्शन जरूर करवाते थे। और ऐसी मान्यता उस समय बन गई थी कि जिसने सुगाली माता के दर्शन कर दिए वो क्रांतिकारी 10 गुना ताकतवर हो जाएगा और उसको कोई भी हरा पाने में सक्षम नहीं होगा। इसके बाद में कुशाल सिंह चंपावत का आश्रय मिला। शिवनाथ सिंह जो आसोप के ठाकुर हैं, उनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों का अंग्रेजों के साथ युद्ध होता है। सबसे पहले तख्त सिंह जो मारवाड़ के शासक हैं, मारवाड़ के शासक तख्त सिंह ने 8 सितंबर को अपना एक सेनापति ओनार सिंह भेजा और उसके साथ एक हीथकोट नाम का एक अंग्रेज अधिकारी भी आता है। तो 8 सितंबर 1857 को बिठोबा नामक स्थान पे एक युद्ध होता है जिसमें ओनार सिंह और हीथकोट एक तरफ थे और क्रांतिकारी शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी लोग एक तरफ थे। बिठोबा का युद्ध जो 8 सितंबर 1857 को हुआ उसमें आपके जो क्रांतिकारी विजयी हुए, हीथकोट भाग जाता है और ओनार सिंह को मार दिया जाता है। इसके बाद में जैसे ही ओनार सिंह और हीथकोट की पराजय होती है, वहाँ पे जो आपका एजेंट टू गवर्नर जनरल है अजमेर से चल के आता है एरिनपुरा में और वहाँ पे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जैसे ही एजीजी यहाँ पे आ जाते हैं तो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेक मेसन भी आ जाते हैं। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और जो मेक मेसन हैं पॉलिटिकल एजेंट और एजीजी, ये दोनों एक तरफ थे और एक तरफ आपके शिवनाथ सिंह जो आसोप के ठाकुर हैं उनके नेतृत्व में सारे क्रांतिकारी थे। तो 8 सितंबर को बिठोबा का युद्ध हुआ। उसके 10 दिन बाद में 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ जिसमें एक तरफ गोरे लोग थे एक तरफ काले लोग थे, इसलिए इसको गोरा और काला का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध का परिणाम भी वही हुआ, इसमें जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस भागने में सफल हुआ और मैक मोसन जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। मैक मोसन के सिर को काट के धड़ से अलग कर दिया जाता है और उसको किले पे टांक दिया जाता है। उस समय क्रांतिकारी एक गीत गुनगुनाया करते थे, ढोल बाजे बाजे बाकियो मेक मेसन ने टाकियो, अर्थात जो मेक मेसन है मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, उसकी गर्दन को काट के उसको शहर में घुमाया जाता है। जैसे मेजर बर्टन जो कोटा की बात जब अपन करेंगे तो मेजर बर्टन के साथ भी यही हुआ था। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल एजेंट है मेक मेसन, उसके सिर को काट दिया जाता है और शहर में घुमाने के पश्चात उसको किले पे टाक दिया जाता है। तो यहाँ पे ये कहावत आपको ध्यान रखनी है, ढोल बाजे बाजे बांकियो मेक मेसन ने टाकियो। तो इस प्रकार ये सारा घटनाक्रम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे मारवाड़ के जो सैन्य विद्रोह है 1857 की क्रांति का विद्रोह है, उसमें 4 डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। 21 अगस्त 23 अगस्त 21 अगस्त को जो माउंट आबू में जो 90 सैनिक पूर्वीय सैनिक जोधपुर लीजियन के गए हुए थे उनके द्वारा आपके पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर और अन्य यूरोपियों की हत्या करके बाद में एरिनपुर आए थे। 23 अगस्त को जैसे ही पहुंचे भव्य स्वागत होता है और आसोप के जो ठाकुर है शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में ये लोग वहाँ पे अंग्रेजों को लूटते हैं, माल असबाब को एकत्रित करते हैं और आपके अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के पास आके शरण लेते हैं। अहुआ के ठाकुर की कुशाल सिंह की मैंने एक आपको विशेषता बताई कि यहाँ की जो कुल देवी है सुगाली माता 18 मुंह और 54 हाथों वाली एक देवी जो है के रूप में मान्यता थी और उनको 1857 की क्रांति की देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। 2 डेट आपको और ध्यान रखनी है, एक बिठोबा के युद्ध की और एक चेलावास के युद्ध की। बिठोबा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ जिसमें ओनार सिंह और हीथकोट के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना थी और दूसरी तरफ आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना थी। इस युद्ध का परिणाम हुआ कि आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में जो क्रांतिकारी की सेना थी वो विजय प्राप्त करते हैं। ओनार सिंह को मार दिया जाता है और हीथकोट यहाँ से भागने में सफल होता है। उसके बिठोबा के युद्ध के 10 दिन बाद
18 सितंबर 1857 को एक दूसरा युद्ध होता है, जब अपने राजस्थान के जो एजीजी हैं लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस को, उसको जब पता चलता है कि उनाड़ सिंह की हत्या कर दी जाती है, हीथकोट भाग जाता है, एरनपुरा छावनी में विद्रोह को दमन कर पाना मुश्किल हो रहा है, तो वो खुद चल के आते हैं। एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जैसे ही मारवाड़ में आते हैं, एरनपुरा में आते हैं, तो वहाँ पे जो है यहाँ के मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन भी आ जाते हैं। तो आपके मैकमोहन पॉलिटिकल एजेंट और आपके एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के संयुक्त सेना के नेतृत्व सेना और क्रांतिकारियों अशोक के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना, ये दोनों आमने सामने होती है। मैकमोहन जो आपकी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस इसमें बच जाते हैं, लेकिन मैकमोहन का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है और पूरे शहर में घुमाने के पश्चात उस पर किले पे टांग दिया जाता है। ढोल बाजे बाजे बाकियों, मैकमोहन ने टांकियों, आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जब इस घटना का पता चलता है कि मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन के साथ मरने के बाद भी उनके साथ दुर्गति होती है, तो भारत का गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग। आपको पहले भी बताया था कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को जैसे इस घटना का पता चलता है, उन्होंने होम्स के नेतृत्व में एक सेना भेजी। होम्स के नेतृत्व में जो सेना भेजी उसमें आपके नसीराबाद की सेना और बॉम्बे लॉन्सर्स, ये दो सेना और मिलके एक संयुक्त सेना के द्वारा 20 जून 1858 को ये आपकी एरनपुरा की जो क्रांति थी उसका दमन कर दिया जाता है। अब यहाँ पे कुशाल सिंह चंपावत का सक्रिय भूमिका रही, तो कुशाल सिंह चंपावत जो है उसका क्या योगदान रहा, उसकी क्रांति के बाद क्या हुआ। तो जैसे ही परिस्थितियां विकृत होने लगी तो कुशाल सिंह ने अपने भाई पृथ्वी सिंह को शासन सूत्र दे दिया और वहां से वो निकल गए। इसके बाद भी सबसे पहले वो राजसमंद में जाते हैं। कोठारिया गांव के एक जो सामंत है रावजोत सिंह, उनके यहाँ वो शरण लेते हैं। रावजोत सिंह कोठारिया गांव राजसमंद के द्वारा उनको शरण दी जाती है और उसके बाद में वो उदयपुर जाते हैं सलुम्बर में। सलुम्बर के रावकेशरी सिंह ने उनको शरण दी। इसके बाद में वो भागते रहे और 1860 में जाके नीमच में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। कुशाल सिंह चंपावत जो हैं, कुशाल सिंह चंपावत की 1857 की क्रांति में भूमिका और योगदान के जांच करने के लिए बाद में एक आयोग बना। आयोग का नाम था मेजर टेलर आयोग। टेलर आयोग ने साक्ष्यों के अभाव में इनको निर्दोष माना और इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। बाद में 1865 के लगभग इनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे सुगाली माता के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सुगाली माता भी मतलब 1857 की क्रांति में एरनपुरा और जोधपुर वाले मामले में काफ़ी चर्चित रही। जो क्रांतिकारी लोग थे उनके आराध्य देवी बन गई थी और उनको प्रेरणा स्रोत हो गई थी, शक्ति का स्रोत हो गई थी। तो उनका क्या हुआ, तो सुगाली माता जो है 18 हाथ 18 मुंह और 54 हाथ वाली देवी के रूप में 1857 की क्रांति की देवी के रूप में विख्यात है जो आपकी सुगाली माता है। आरएस मेंस 2008 में यही एक टर्म पूछा गया था, सुगाली माता। तो सुगाली माता के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी है और इसके बाद में उनका क्या हुआ। तो 1857 की क्रांति का जैसे ही दमन होता है 20 जून को, 20 जून 1858 को जैसे ही दमन होता है, दमन के बाद में जो होम्स आए थे संयुक्त सेना लेके, वो 1857 की जो क्रांति की आराध्य देवी है सुगाली माता, उनको वो ये मानते हैं कि ये जड़ यही है सुगाली माता, जिसकी वजह से ये लोग इतने उत्तेजित होकर 1857 की क्रांति में अपना योगदान दे रहे हैं। तो वो सुगाली माता की मूर्ति को लाके अजमेर में स्थापित कर देते हैं। बाद में बांगड़ में जो पाली में बांगड़ नामक स्थान है वहाँ पे उसको स्थापित किया जाता है। और जब अपने राजस्थान की महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जब सरकार में आती हैं, अपनी गवर्नमेंट बनाती हैं, तो सुगाली माता का जो वास्तविक स्थान था अहुआ में, जहाँ से कर्नल होम्स उसको उठा के लाया था, वहीं जाके उसको स्थापित कर देते हैं। इस प्रकार आपकी ये जो जोधपुर वाली क्रांति पूरी होती है।